बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव का एक चैप्टर जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा द्वारा रचित दो कविताएं आपके सिलेबस में हैं, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना के प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जाग तुझको दूर जाना में कवयित्री किन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? उत्तर देखते हैं। इस कविता में कवयित्री मनुष्य को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, आगे उन परिस्थितियों का थोड़ा सा उदाहरण दिया है कि कैसी कैसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं कि आपको रुकना नहीं है। वो परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, जैसे यदि हिमालय में कंपन हो रहा हो, या आसमान से बहुत अधिक बारिश हो रही हो, या चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ हो, या फिर बिजलियां चमक रही हों और तूफान आया हुआ हो। यदि ऐसी परिस्थितियां भी मनुष्य के सामने हो तो भी मनुष्य को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हम पढ़ चुके हैं कविता में। लक्ष्य है स्वाधीनता आंदोलन में पूरे जोर शोर से भाग लेना, देश को स्वतंत्रता दिलाना। ये उस समय लोगों का लक्ष्य था। तो उस लक्ष्य के लिए कवयित्री लोगों को जागरूक करती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता में कवयित्री किसको संबोधित करती है और क्यों? उत्तर देखते हैं। इस कविता में कवयित्री अपने देशवासियों को संबोधित करती है। वह चाहती है कि देशवासी पहले की तरह से ही जाग जाएं, उतने ही जोश के साथ स्वाधीनता को पाने के लिए कार्य करें। जिस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, जिस जोश के साथ, जिस उत्तेजना के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया था, कुछ समय के बाद वो जोश जो है थोड़ा सा धीमा पड़ने लगता है। तो कवयित्री को ऐसा महसूस होता है कि एक कविता के माध्यम से इनको प्रेरित किया जाए। कवयित्री ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोग स्वाधीनता आंदोलन की तरफ से थोड़ा सा आलस्य में आ गए हैं। अभी स्वाधीनता का लक्ष्य बहुत दूर है और उन्हें रुकना नहीं है, इसलिए उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसलिए कवयित्री जो है अपने देशवासियों को संबोधित करती है, और इसलिए संबोधित करती है कि काम उनको बीच में नहीं छोड़ना है। वो उनको प्रेरित करना चाहती है एक जागरण गीत के माध्यम से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में कवयित्री देशवासियों को क्या प्रेरणा देती है? आंसर देखते हैं। इस कविता में कवयित्री देशवासियों को प्रेरणा देती है कि आप सबको स्वाधीनता आंदोलन में थकना नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां हों, आपको रुकना नहीं है। किसी भी प्रकार के बंधन आपको बांधने की कोशिश करें, आपको उनमें बंधना नहीं है। वो बंधन कैसे कैसे हो सकते हैं, कविता में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि पारिवारिक बंधन आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं, युवावस्था के प्रेम के बंधन आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देश प्रेम के आगे आपको इन बंधनों को हावी नहीं होने देना है। थोड़े से सुख के पीछे आपको संघर्ष से नहीं घबराना है। कहीं ये सोच कर के बैठ जाएं कि घर में बैठते हैं, आराम से रहते हैं, तो उस थोड़े से तुच्छ सुख के कारण आपको अपने संघर्ष से नहीं घबराना है। संसार के रिश्तों के कारण अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। यदि यह सब करते हुए आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, तो भी इसको आपकी हार नहीं माना जाएगा। इसको उस महान संघर्ष में आपका बलिदान माना जाएगा, और आपका योगदान जो है हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोम के बंधन तितलियों के पर कवयित्री ने किस संदर्भ में प्रयोग किए हैं? उत्तर देखते हैं। मोम के बंधन कवयित्री ने प्रेम के बंधन के लिए प्रयोग किया है। युवावस्था का आकर्षण यदि युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ने से रोक रहा है, तो वह प्रेम का बंधन नहीं है, केवल मोम का बंधन है। जैसे मोम का बंधन बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, वैसे ही युवावस्था का आकर्षण देश प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता। तितलियों के पर का प्रयोग कवयित्री ने सुंदर युवतियों के लिए किया है। कवयित्री कहती है कि यदि देश का युवा युवतियों के मोह जाल में फंस जाएगा, युवावस्था के झूठे प्रेम और आकर्षण में फंस जाएगा, तो वह देश को स्वतंत्रता दिलाने का महान काम नहीं कर पाएगा। वो महान काम जो है बीच में ही छूट जाएगा। इसलिए कवयित्री सलाह देती है कि उन्हें मोम के बंधनों में और तितलियों के परों के प्रति आकर्षित नहीं होना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कवयित्री ने किस मोहपूर्ण बंधन से छूटने की प्रेरणा दी है? आंसर देखते हैं, कवयित्री ने देशवासियों को अपने परिवारजनों के मोहपूर्ण बंधन एवं युवावस्था के आकर्षण से छूटने की प्रेरणा दी है। पारिवारिक रिश्ते मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। रिश्तों के मोह में पड़कर मनुष्य अपने महान कार्य से, अपने महान लक्ष्य से भटक जाता है। यदि किसी ने देश सेवा का प्रण लिया है तो उसे अपने परिवार के मोह एवं युवावस्था के आकर्षण से निकलना होगा। इन बंधनों से यदि व्यक्ति अपना पीछा छुड़ा लेगा या इन बंधनों में अगर व्यक्ति नहीं फंसेगा तो वो निश्चिंत होकर अपना पूरा जीवन जो है देश सेवा के लिए समर्पित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमर्ता सूत कौन है और क्यों? इस कविता में अमर्ता सूत मनुष्य को कहा गया है, क्योंकि मानव ही केवल ऐसा काम कर सकता है जिससे वह इस संसार में अमर हो जाए। यानी इस धरती पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। केवल मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो कुछ ऐसा काम कर जाए कि वो बहुत समय तक जाना जाए, याद किया जाए अपने योगदान के लिए, एक प्रकार से अमर हो जाए। बाकी जानवर जो हैं, जो जानवर हैं वो आएंगे इस दुनिया में और वो अपना जो है जन्म चक्र पूरा करेंगे और वो चले जाएंगे। वो कुछ ऐसा महान काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो अमर हो जाएं। तो मनुष्य जो है ऐसा काम कर सकता है कि वो अपने कर्मों द्वारा अमर हो जाए। यदि मानव एक महान कार्य के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है तो वह अमर हो जाता है। देश के लिए बलिदान देना जो है एक ऐसा ही काम है। देश के लिए बलिदान देकर के व्यक्ति अमर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस कविता की मूल संवेदना। अब मैंने स्लैश करके कुछ शब्द लिखे हैं कि अगर ये शब्द भी आए तो भी इसका आंसर यही रहेगा। या तो प्रश्न आए कि इस कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए, या फिर हो सकता है इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। जो भी इनमें से कोई एक भी शब्द हो, उसका ये मतलब है कि इस कविता में पूरी में समग्र रूप से क्या डिस्कस किया गया है और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, हमें वो चीज़ें बतानी है। आंसर देखते हैं, यह कविता महादेवी वर्मा ने अपने देशवासियों को जागृत करने के लिए लिखी है। देशवासियों को अपना स्वाधीनता आंदोलन दोबारा उसी जोश से आगे बढ़ाना है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन आपको बांधने का प्रयत्न करें, चाहे संसार के छोटे सुख आपको आपके रास्ते से भटकाने का प्रयास करें, आपको रुकना नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़कर हमें कहाँ जाना है? अपने लक्ष्य के पूरा होने तक हमें आगे बढ़ते रहना है। और वो लक्ष्य क्या है? देश को स्वतंत्रता दिलाना। अपना जीवन बलिदान करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदानों से प्रेरणा ले सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है? इस कविता में बार बार लोगों को प्रेरित किया गया है, बताया गया है कुछ कुछ। कवयित्री ने कविता द्वारा देशवासियों में देशभक्ति भरने का प्रयास किया है। सबसे मेन तो प्रयास यही है कि लोग जो है अपने देश के प्रति प्रेम से भर जाएं। साथ ही वो उनका उत्साह बढ़ाना चाहती है। पूरी कविता में ओज गुण भरा हुआ है जो कि उत्साह से जुड़ा होता है। उन्हें निडरता के साथ हर परिस्थिति में डटे रहना सिखाती है। बिल्कुल शुरू वाले पैरा में ही हम देखते हैं कि कैसे वो उदाहरण देती है कि प्राकृतिक आपदाएं चाहे आपके सामने क्यों ना खड़ी हों, आपको जो है बिल्कुल बिना डरे आगे बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। इसके बाद कुछ एक गुण जो है मैंने समग्र रूप से लिख दिए हैं, जो इस पूरी कविता में कवयित्री ने देशवासियों के मन में जगाने की कोशिश की है। जैसे जुझारूपन, कठोर हृदय। जैसे इसमें एक जगह बताया गया है कि एक आंसू के कण से जो है कठोर हृदय नहीं पिघल सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ा लक्ष्य है, तुम एक बड़ा उद्देश्य लेकर के अपना जीवन जी रहे हो। दृढ़ निश्चय, ऐसे व्यक्तियों के पास दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े निश्चय होने चाहिए। विवेक, विवेक का अर्थ होता है सही गलत को समझकर उसमें से सही का चयन करना। तो जो बंधनों वाला पूरा पैरा है जिसमें मोम के बंधन और तितलियों के पर ये वाली सारी बातें बताई गई हैं कि किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं बंधना है।
तो वहाँ जो है वो विवेक को जगाना चाहती है कि हम सोचें, समझें, फिर निर्णय लें। पूरी कविता में और साहस, उदारता, वीरता जैसे गुण तो भरे पड़े हैं कि इन गुणों का संचार करें देशवासी अपने अंदर, तभी जाकर के हम जो है अपने महान लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा महादेवी वर्मा देशवासियों में इन गुणों को विकसित करना चाहती है। एक एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि शुरू में जो है प्राकृतिक आपदाओं वाला है, उसके बाद फिर मोम के बंधनों वाला है। इस प्रकार हर एक पैरा में अलग अलग उदाहरण है, तो उसके माध्यम से अलग अलग कई प्रकार के मानवीय गुणों को कवयित्री जो है विकसित करना चाहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का क्रंदन से लेकर के अपने लिए कारा, ये वाला पूरा जो 4 लाइनों का पद है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। कक्षा 11वीं के लिए काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य एक नया कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के प्रश्न जो है 10वीं तक नहीं आते, तो एक नया प्रश्न है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो पंक्तियां आपको दी गई हैं उनमें क्या भाव निकल के आया, उनमें आपने क्या समझा, सीधा सिंपल अपनी भाषा में आपको वो चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, उन पंक्तियों में ग्रामेटिकल विशेषता अगर आपको कोई नज़र आ रही है, आपके पकड़ में आ रही है, तो वो ग्रामेटिकल विशेषताएं हमें जो है लिख देनी है। पहले में हम लिखेंगे अर्थ और दूसरे में हम लिख देंगे ग्रामर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो आंसर देखते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि संसार के सुख देशभक्ति के महान लक्ष्य को नहीं रोक सकते। इन लाइनों में जैसे ये बताया गया है कि भावरे का जो मधुर गीत है वो इतना भी मधुर नहीं है कि पूरे देश के रोने को रिप्लेस कर दे या पूरा देश का रोना जो है उसमें छिप जाए। इसका ये अर्थ निकल के आता है कि संसार के छोटे मोटे सुख जो है आपको उतना बड़ा सुख नहीं दे सकता जो कि आपको देश की सेवा करके मिलने वाला है। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि संसार के सुख देशभक्ति के महान लक्ष्य को नहीं रोक सकते। हर देशवासी को किसी भी प्रकार की बाधा से अपने को मुक्त करके स्वाधीनता आंदोलन में पूरे जोश से भाग लेना है। उसके बाद जो है हमें लिखना है काव्य सौंदर्य। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिकल अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हम वो चीज़ें लिख देंगे। कविता की भाषा शुद्ध हिंदी भाषा है। ये एक सरल सी लाइन है आपकी तीनों नई कविताओं के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपने जो अलग अलग भाषा की कविताएं पढ़ी, ब्रज भाषा की और सदुकड़ी भाषा की, उनकी तुलना में ये जो है तुम्हारे लिए शुद्ध हिंदी भाषा है। फिर अनुप्रास अलंकार बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि किसी एक लाइन में एक वर्ण 2 बार आ जाए, उसको तुम अनुप्रास अलंकार उठा करके लिख सकते हो। मधुप की मधुर गुनगुन, इस वाले में जो है गुनगुन में और मधुर और मधुप, इसमें म और ध की आवृत्ति है, तो यहाँ हमारा ये अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। मैंने लिखा है कि देशवासियों को प्रेरित करने का कार्य किया गया है, इसलिए ओज गुण है। ओज गुण होता है ये वीरता वाला, उत्साह वाला, लोगों को प्रेरित करने वाला, लोगों के अंदर जोश भरने वाला, तो ओज गुण की कविता है। इस पूरी कविता में से कोई सी भी 2 लाइनें आएंगी तो उस सारी कविता में ओज गुण का प्रयोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस पथ पर हार भी जीत कैसे बन जाएगी? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवयित्री बताना चाहती है कि हर परिस्थिति में हर बाधा को लांघकर हमें स्वाधीनता की राह में आगे बढ़ते जाना है। यदि इस राह पर आगे बढ़ते हुए हमें हार भी मिल जाएगी तो वो भी जीत ही मानी जाएगी। मान लो उस राह पर हम चल रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं, अगर कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है तो उन लोगों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कभी ये आंदोलन सफल होगा, कभी लोगों को उनका लक्ष्य मिल जाएगा, तो उनका योगदान भी इसमें अतुलनीय माना जाएगा। ये नहीं है कि उनकी अगर डेथ जो है संग्राम के पूरा होने से पहले ही हो गई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका अपना योगदान अपनी जगह माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के बलिदानों के बाद ही अंत में संघर्ष जो है सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति बीच रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका उस संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमर दीपक की निशानी क्या बताई गई है? दीपक के आसपास पड़े पतंगों की संख्या बताती है कि दीपक कितनी तेजी के साथ और कितनी देर तक जला है। दीपक की तुलना स्वाधीनता आंदोलन से की गई है। इसमें बताया गया है कि संघर्ष में जितने लोगों की जान गई है उतना ही महान संघर्ष माना जाएगा। कुछ
अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में नाश पथ किसे कहा गया है और उस पर चलने के लिए किसे प्रेरित किया गया है। उत्तर देखते हैं, नाश पथ स्वाधीनता के पथ को कहा गया है, क्योंकि सबको पता है यह मार्ग बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलकर जीवित बचे रहने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी नाश के पथ पर चलना एक सच्चे देशभक्त का काम है। नाश के पथ पर चलकर स्वयं नष्ट होकर भी दूसरों को उदाहरण देने के लिए कवयित्री ने अपने देशवासियों को प्रेरित किया है। सबको पता है कि स्वाधीनता आंदोलन जो है नाश का पथ है। इसमें अगर हमने कदम बढ़ाए तो पीछे लौटने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और जीवन के बचे रहने की गारंटी भी बहुत कम है। तो ये एक नाश का पथ है, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबको मिल करके चलना है। एक आधे आदमी के बस की बात नहीं है कि उतना महान लक्ष्य जो है एक आदमी या दो आदमी या 5-10 आदमी मिल करके पूरा कर ले। सबको मिल करके चलना है। और जब ये पता है कि नाश का पथ है, फिर लोग क्यों चलेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे इस नाश के पथ पर चलते हुए कुछ एक लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो अपना उदाहरण छोड़ जाएंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनके बलिदान से प्रेरित होती रहें और देश के लिए अपने आप को समर्पित करती रहें। तो आज हमने पढ़ा महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाने के प्रश्न उत्तर। इसमें से 1 या 2 प्रश्न मैंने ऐसे वाले छोड़ दिए हैं जिनमें काव्य सौंदर्य था। 3-4 प्रश्न थे, केवल आपको उदाहरण के लिए मैंने 1 प्रश्न कराया है। बाकी सारा उसी तरीके से है कि आपको जो पंक्तियां दी जाएंगी उनका जो है सरल भावार्थ लिख देना है, और उसमें अगर आपको ग्रामेटिकल कोई विशेषता समझ आ रही है तो वो लिख देनी है। अदरवाइज जो मैंने एक प्रश्न कराया है ग्रामेटिकल विशेषताएं उसकी वही रहने वाली है। तो आज हमने पढ़ा जाग तुझको दूर जाना नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित दूसरी कविता के प्रश्न उत्तर।